Good morning students, I am Pawan Kumar Singh from Shruti Educational Group. Today we will take chapter number 11, the human eye and the colorful world. In this chapter the contents are refraction of light through a glass prism, dispersion of white light by a glass prism, atmospheric refraction and scattering of light. These topics we will cover in this chapter. Now, for this session only, some part of this chapter has been deleted. The parts are the human eye, okay? The defect of vision, it has been deleted from our syllabus. The exercise question which has been removed from for this session are question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These questions are given on page number 197 and 198. तो इस पार्ट को हमें करने की जरूरत नहीं है इस सेशन के लिए. Now come to the refraction of a light through a prism, or you can say the introduction part. In this chapter basically we study about the formation of rainbow. We will study that why the color of the sky is blue. We will study why we will use the red color for the danger signal. Okay, sunrise और sunset होने में जो माइनर सा टाइम वेरिएशन होता है वो क्यों होता है, वाई द स्टार इज ट्विंकलिंग, ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में भी कवर करने वाले हैं. ओके, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब रेनी सीजन होता है तो उस टाइम एक रेनबो फॉर्म होती है. वाई द रेनबो इज फॉर्मेशन इज अकरिंग हियर, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. Now students, please open your science book, page number 191. Here you can see a topic that is a refraction of light through a prism. आपका ये चैप्टर बेसिकली इसी टॉपिक से स्टार्ट हुआ है. इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं वो डिलीट हो चुके हैं. ओके, सो प्रिज्म की बात करते हैं. आई होप आप सभी ने प्रिज्म देख रहा होगा. अगर प्रिज्म की सरफेस की बात करें, उसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो प्रिज्म के 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं. ओके, प्रिज्म के 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं और 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं. ओके, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस और 2 ट्रायंगुलर फेसेस. नाउ इस टॉपिक में हम ये स्टडी करेंगे कि प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन जब होता है तो लाइट किस तरीके से बेंड होती है. इन चैप्टर नंबर 10 वी हैव स्टडी द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब. हमने चैप्टर नंबर 10 में रिफ्रैक्शन पढ़ा था लाइट का, बट किसके थ्रू, ग्लास स्लैब के थ्रू. बट इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे, बट किसके थ्रू, ग्लास प्रिज्म के थ्रू. ओके, नाउ सपोज दिस इज अ प्रिज्म. ओके, और प्रिज्म की ये वाली जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द ट्रायंगुलर फेस, और ये जो साइड में जो सरफेस है, दिस वन दिस वन दिस वन, इसको अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूँ तो ये रेक्टेंगुलर फेस होगा. ये रेक्टेंगुलर फेस, ये रेक्टेंगुलर फेस और ये रेक्टेंगुलर फेस. तो आप अज्यूम कर पा रहे होंगे कि प्रिज्म को किस तरीके से यहाँ प्लेस्ड किया गया है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अ लाइट बीम जो कि इस प्रिज्म के ऊपर फॉल होगी, और किस सरफेस के ऊपर फॉल होगी, रेक्टेंगुलर सरफेस के ऊपर. जैसे ये लाइट रेक्टेंगुलर सरफेस के ऊपर फॉल होगी तो ये लाइट बेंड होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल एक इस पॉइंट पे बेंड होगी, एंड फिर उसके बाद स्ट्रेट मूव करेगी, फिर ये लाइट यहाँ बेंड होगी. ओके, फिर ये स्ट्रेट मूव करेगी. ओके, बेसिकली यहाँ पे 2 पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है. यहाँ पे एयर है, ये ग्लास, देन अगेन एयर. तो लाइट जब एयर टू ग्लास मूव करेगी तब भी बेंडिंग होगी या तब भी रिफ्रैक्शन होगा. लाइट जब ग्लास टू एयर मूव करेगी तब भी बेंडिंग और रिफ्रैक्शन होगा. सो आप देख सकते हैं दिस इज द प्रिज्म. प्रिज्म की मैंने नेमिंग कर दी है ए, बी और सी. लाइट रे जो फॉल हो रही है वो पी क्यू, देन यहाँ से आर एस. जिस पॉइंट पे लाइट रे फॉल हो रही है वहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है. दिस इज द N1 एंड दिस इज द N2. दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म. ए जो है वो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है. नाउ अब हमारे को इंसिडेंस एंगल फाइंड आउट करना है. दिस इज द इंसिडेंट रे. द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज द इंसिडेंस एंगल. सो आई इज द इंसिडेंस एंगल. यू कैन सी हियर आई इज द इंसिडेंस एंगल. अब लाइट रे स्ट्रेट मूव कर रही है, यहाँ से बेंड होके फिर यहाँ निकल रही है. सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. जो मिडल पार्ट है लाइट का, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, एंड द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज रिफ्रैक्टेड एंगल. नाउ
अब लाइट क्या होगी बच्चों, यहां से मूव होते हुए आगे जाएगी। ओके, नाउ इससे पहले एक टॉपिक क्लियर कर दें एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में। एंगल ऑफ प्रिज्म वो एंगल होता है जो कि आपके दो रेक्टेंगुलर फेसेस के बीच में होता है। अब वो दो रेक्टेंगुलर फेसेस कौन सी होती हैं? रेक्टेंगुलर फेसेस जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो कौन सी होंगी? जिसमें से लाइट एक बार इंसिडेंस हो रही हो और एक दूसरा फेस जिसमें से लाइट इमर्ज हो रही हो। मतलब वो दो रेक्टेंगुलर फेसेस जिसमें से लाइट एंटर होकर बाहर निकल रही है, उन दोनों रेक्टेंगुलर फेसेस के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है, दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ प्रिज्म। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल अगेन। नाउ लाइट रे यहाँ से स्ट्रेट फॉल होकर निकल गई, मतलब रिफ्लेक्शन हुआ, तो यहाँ पे दिस एंगल इज नोन एज द इमर्जेंट एंगल। नाउ अब आप क्या करो, इंसिडेंट रे को और फाइनल इमर्जेंट रे को एक्सटेंड करो बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो जो ये एंगल बनेगा दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, now students you can see the diagram here. Okay, now PE, this is the incident ray, this is the emergent ray. Okay, this is EF is the refracted ray. Now एंगल A इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, जो दो लेटरल सरफेसेज हैं जो कि रेक्टेंगुलर है, उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल जो होगा दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, नाउ एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। सो राइट डाउन अ इंटरनल क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 191। 191 पे आप एक इंटरनल क्वेश्चन लिखे, व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, लिखना है इसको, व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 191 पे लिखना है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगेन गिवन ऑन पेज नंबर 191। ओके, लास्ट से लास्ट थर्ड लाइन। ओके, आपको राइट साइड में वर्ड दिखाई दे रहा होगा द एंगल, एग्जैक्टली हाँ जो मिल गया आपको, द एंगल बिटवीन इट्स टू लेटरल फेसेस। इट्स की जगह प्रिज्म कर देना, द एंगल बिटवीन द प्रिज्म टू लेटरल फेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के जो दो लेटरल फेसेस होते हैं उन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। और ये पहले ही बता चुका हूं कि दो लेटरल फेसेस हम कौन से कंसीडर करेंगे, वो लेटरल फेसेस है जिसमें से लाइट रे या तो इंसिडेंस हो रही हो और दूसरे फेस से इमर्ज हो रही हो। जो थर्ड फेज जो यूज में नहीं आ रहा वो एंगल ऑफ प्रिज्म को कैलकुलेट करने में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। सो दिस इज योर इंटरनल क्वेश्चन। नाउ एंगल आई इज द इंसिडेंस एंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। एंगल आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। एंगल ई दिस वन इज द इमर्जेंट एंगल एंड एंगल डी दिस वन, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? ओके, नाउ क्लास सपोज कि इस प्रिज्म को, ये जो आपको प्रिज्म दिखाई दे रहा है, इस प्रिज्म को हम यूज नहीं करते, तो ये जो लाइट रे है पी क्यू ये स्ट्रेट चली जाती, ये जो पी क्यू वाली लाइट बीम है ये स्ट्रेट जाती है। ओके, सिर्फ इसी प्रिज्म की वजह से पी क्यू लाइट स्ट्रेट जाने के बजाय इस पाथ से मूव कर रही है, यानी इस प्रिज्म की वजह से लाइट रे में कितना डेविएशन आया। ओके, दैट डेविएशन इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। इस प्रिज्म की वजह से जो डेविएशन आया उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। अब इस डेविएशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे? व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एक्सटेंड दिस इंसिडेंट रे and you have to extend the emergent ray in the backward direction and calculate this angle. Okay, this one, this angle is known as the angle of deviation. Okay, I hope angle of deviation आपका clear हो गया होगा। Now next topic is the dispersion of white light through a glass prism. Okay, now before starting this topic I want to write down note down one more internal question which is given on page number 192. So open page number 192. Okay, here you have an internal question. The question is, what is angle of deviation? What is angle of deviation? The answer of this question is again given on the last fourth line of this page. The answer is, the emergent ray bend at an angle to the direction of the incident ray. This angle is called the angle of deviation, and in this case it means in this prism case the angle D is the angle of deviation. Okay, I hope your doubt about the angle of deviation has been cleared. Okay, now move to the dispersion of white light by a glass prism. Now the phenomena of splitting of white light into its 7 constituent colors when
it passes through the glass prism is called the dispersion of white light. Okay, अगर कोई ग्लास प्रिज्म है और उसके अंदर से जब व्हाइट लाइट फॉल होती है तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है. जब भी कोई ग्लास प्रिज्म है और जब वो किसी ग्लास प्रिज्म से अगर कोई व्हाइट लाइट फॉल होगी तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाएगी. इसी फिनोमिना को हम डिस्पर्जन बोलते हैं. It means splitting of white light into its 7 color is known as the dispersion. Okay, you can write down the internal question for the dispersion also, that what is dispersion. Okay, you can note down the answer from this slide or you can mark the answer. Okay, come to the page number 193. Question is what is dispersion, and the answer of this question is given on the diagram. Given below the diagram, you can see the line, the splitting of light into its component color is called dispersion. I hope आपको मिल गया होगा. मिड में पेज नंबर 193 के मिड में है ये डायग्राम के जस्ट नीचे. ओके, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन. ओके, नाउ द बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. जो हम व्हाइट लाइट ले रहे हैं वो 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो रही है. इसी डिफरेंट कलर के बैंड्स को हम यहाँ पे स्पेक्ट्रम बोलेंगे. ओके, सो क्लास रिमेंबर वन थिंग, जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, स्पेक्ट्रम में आपका वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये कलर्स मिलेंगे. ये सारे कलर्स एक दूसरे से अच्छी तरीके से सेपरेट नहीं होते. इसका मतलब ये नहीं कि जैसे वॉयलेट है, वॉयलेट खत्म हो रहा है, उसके बाद इंडिगो स्टार्ट हो रहा है. इंडिगो जब पूरा फिनिश हो गया फिर उसके बाद आपका ब्लू, फिर ब्लू पूरा खत्म हो गया, फिर ग्रीन, फिर येलो, इस तरीके से नहीं हो रहा है. यहाँ पे वॉयलेट धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट होता है और इंडिगो धीरे धीरे यहाँ पे ब्राइट होना स्टार्ट होता है. दोनों की मिक्सिंग हो रही होती है. ओके, उसी तरीके से इंडिगो जब फेड होगा तो ब्लू वहाँ पे ब्राइट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम जो हमें मिलता है वो पूरा मिक्स फॉर्म में मिलता है. ओके, इस स्पेक्ट्रम को लर्न करने के लिए आप विबग्योर वर्ड को लर्न कर सकते हैं. ओके, विबग्योर में वॉयलेट, वी जो है वो वॉयलेट कलर को बताएगा, आई इंडिगो कलर को, ब्लू बी से रिप्रेजेंट होगा, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड. ये आपके स्पेक्ट्रम में कलर्स मिलेंगे. ओके, नाउ कम टू द मोनोक्रोमेटिक लाइट. ओके, मोनोक्रोमेटिक लाइट एक्चुअली होता क्या है? We have already seen that in a white light we have 7 different colors. Okay, that type of light is known as polychromatic light. Okay, polychromatic light बोलते हैं जिसमें बहुत सारे कलर्स प्रेजेंट हों. बट अगर हम उस लाइट बीम की बात करें जिसमें सिर्फ सिंगल कलर प्रेजेंट हो, या तो सिर्फ रेड हो, या फिर सिर्फ ऑरेंज हो, या फिर सिर्फ येलो हो, इस टाइप के अगर सिर्फ सिंगल कलर्स अवेलेबल है तो उस लाइट रे को या फिर उस लाइट बीम को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं. ओके, दैट टाइप ऑफ लाइट बीम इज नॉन एज द मोनोक्रोमेटिक लाइट. एंड पोलोक्रोमेटिक, ये तो समझ में आ ही गया होगा, जिसमें मल्टीपल कलर्स अवेलेबल हो, जिस लाइट में मल्टीपल कलर्स अवेलेबल हो, दैट टाइप ऑफ लाइट इज नॉन एज द पोलोक्रोमेटिक लाइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक which is again given on page number 193. The dispersion of, you can see the diagram here. Okay, this is a white light, it divides into its 7 different color. This is the violet, indigo, blue, green, yellow, orange and last one is the red. अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे भी कर सकते हैं. What you have to do, you have to take a prism. एक प्रिज्म लेना, प्रिज्म के एक लेटरल फेस से जो कि रेक्टेंगुलर है वहां पे एक व्हाइट लाइट की बीम फोल्ड कराना. जस्ट यू हैव टू टेक अ स्क्रीन, इस साइड पे आप एक स्क्रीन ले लेना. ओके, और ट्राई टू फाइंड आउट द कलर ऑन द स्क्रीन. जो स्क्रीन होगी उसके ऊपर उस कलर को फाइंड आउट करना, अलग अलग कलर कब मिलेंगे. ओके, आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको स्क्रीन पे ये पैटर्न पूरा मिलेगा, ये स्पेक्ट्रम आपको एज इट इज मिलना स्टार्ट हो जाएगा. That type of spectrum or that type of phenomena is known as the dispersion. Okay, now next one is the recombination of white light. This topic is again given on page number 193. Okay, in this topic Sir Isaac Newton do a experiment. उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया,
उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो व्हाइट लाइट होती है या फिर जो सन होता है, सन के पास जो व्हाइट लाइट सन से जो एमिट हो रही है, बेसिकली उसके अंदर 7 डिफरेंट कलर प्रेजेंट है। ओके, द सन इज मेड अप ऑफ द 7 विजिबल कलर एंड द नेम ऑफ दैट कलर्स आर विबग्योर, और विबग्योर का पूरा फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, सो उन्होंने क्या किया, ही टुक एन प्रिज्म, ओके, और यहाँ से एक व्हाइट लाइट फॉल कराई। ओके, जब व्हाइट लाइट फॉल कराई तो ये 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो गया, बट उन्होंने उसी टाइम पे एक दूसरा प्रिज्म लिया और उसको उन्होंने रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ओके, इस तरीके से उल्टा, ये एक सीधे रखा हुआ है कि ऐसे रखा हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से जो व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हुई थी, ये 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड होने के बाद यहाँ पे पहुंची, और यहाँ पे ये व्हाइट लाइट जो 7 डिफरेंट कलर की लाइट थी ये फिर से कंबाइन होगी, मतलब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है। ओके, रिकॉम्बिनेशन की वजह से हमें इस 7 डिफरेंट कलर के बजाय यहाँ पे वापस से व्हाइट लाइट मिल रही है स्क्रीन पे। तो सर इसैक न्यूटन ने फाइंड आउट किया कि अगर सन से आने वाली रेज जिसके अंदर 7 डिफरेंट कलर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो वो रिकम्बाइन होके हमारे तक पहुंचती है। ओके, अगर प्रॉपर रिफ्रैक्शन हो रहा है, ओके, तो हमारे पास 7 डिफरेंट कलर आएगी, लेकिन वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फिनोमिना हो रहा है तो हमारे पास व्हाइट लाइट पहुंचेगी। ओके, इट मीन्स अगर आपके पास सन से व्हाइट लाइट आ रही है तो यू कांट से कि सर ये तो सिर्फ व्हाइट लाइट ही है, इसके अंदर तो बाकी कलर प्रेजेंट ही नहीं है। नहीं, उसके अंदर बाकी 7 डिफरेंट कलर भी प्रेजेंट हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन द रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, एक्सप्लेन द सर इसैक न्यूटन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो ये टॉपिक आपका पेज नंबर 193 पर है, इसको अच्छी तरीके से रीड आउट कर लेना। Now come to the rainbow. Okay, rainbow is again a very important topic. Rainbow is what? Rainbow is always formed in the direction opposite to that of the sun. Okay, आपने ऑब्जर्व किया होगा रेनी सीजन्स में जब बरसात हो रही होती है उस टाइम जब रेनबो फॉर्म होता है, ओके, तो रेनबो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा होता है। इट मीन्स इफ द डायरेक्शन ऑफ सन इज दिस वन, तो रेनबो उधर बनेगा। ओके, रेनबो की डायरेक्शन इस तरफ होगी। ओके, ये तो आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा। एंड द सेकेंड थिंग विच यू हैव ऑब्जर्व दैट इन रेनबो ऑल द 7 कलर आर प्रेजेंट, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर प्रेजेंट होते हैं रेनबो में। ओके, नाउ दिस इज फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड द इंटरनल रिफ्लेक्शन। अ क्वेश्चन अराइजेज how the rainbow is formed. Okay, even this is the internal question also. So come to the page number 194. पेज नंबर 194, इस पे आप क्वेश्चन लिखिए, इंटरनल क्वेश्चन, नेम द फिनोमिना विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनबो फॉर्मेशन। आपको पेज नंबर 194 पे लिखना है क्वेश्चन, नेम द फिनोमिना विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनबो फॉर्मेशन। ओके, नाउ इस क्वेश्चन का आंसर आपको सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। ओके, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में 1 2 3 4 5th या 6th लाइन में आप देखना इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, बेसिकली द आंसर इज द डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको रिफ्लेक्शन तो मालूम है, बट इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको डिस्कस करने के लिए हम बोर्ड की तरफ मूव करेंगे, व्हाइट बोर्ड की तरफ। Now come to the internal reflection. Internal reflection, or you can say total internal reflection. यहाँ पे मैं total और लिख देता हूँ, total internal reflection. Students, this topic is not given on your NCERT book, either it is not in the part of your syllabus, आपके सिलेबस में भी नहीं है, बट रेनबो फॉर्मेशन में ये टर्म यूज में आई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, तो इससे रिलेटेड डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि एक्सप्लेन द इंटरनल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाई इट इज अकरिंग हियर, ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। नाउ कम टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वी ऑलरेडी नो अबाउट द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स लाइट इज ऑलवेज मेंटेन इट्स मीडियम। लाइट हमेशा अपना मीडियम मेंटेन करके रखता है, अगर लाइट एक मीडियम में है तो उसी मीडियम में रहेगा इन द रिफ्लेक्शन। बट इन रिफ्रैक्शन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करता है, वो किस में होता है, रिफ्रैक्शन में।
ओके अब होता क्या है, सपोज वी ऑलरेडी नो दैट इफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, सपोज दिस इज द रेयर मीडियम एंड दिस इज द डेंसर मीडियम एंड लाइट इज मूविंग इन सच अ वे, ड्रॉ अ नॉर्मल. ओके देन व्हाट हैपन, लाइट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. लाइट हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होगा जब लाइट रेयर से डेंसर की तरफ मूव करती है, एंड जस्ट इट्स वाइस वर्सा, जब लाइट डेंसर से रेयर में मूव करेगी, सपोज दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट एंगल, तो लाइट ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. लाइट जब डेंसर से रेयर की तरफ मूव करेगी तो लाइट हमेशा नॉर्मल से दूर की तरफ मूव करेगी. ओके सो द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना ऑलवेज अकर व्हेन लाइट मूव फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम. ओके ऐसा क्यों हो रहा है अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा. अभी तो ये ध्यान रखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमेशा तभी होगा जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में मूव करेगी. सो क्लास सपोज करो we have two medium, one is air and another one is either glass or water. Okay suppose okay this is the denser medium and this is the rarer medium. Okay light is moving in such a way, आपको क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके लाइट जब डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो लाइट ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी लाइट नॉर्मल से दूर बेंड करेगी इस तरीके से. ओके आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. नेक्स्ट वन, अब हमें करना क्या है बच्चों, दिस इज द इंसिडेंट एंगल, दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल, दिस इज द नॉर्मल. ओके हमें स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे इस इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज करना है. ओके जैसे जैसे हम इंसिडेंस एंगल इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रिफ्लेक्टेड एंगल भी इंक्रीज होगा. सो हमें करना क्या है, दिस इज द नॉर्मल, वी हैव टू इंक्रीज द इंसिडेंस एंगल. नाउ दिस इज आई, रिफ्लेक्टेड एंगल इस तरीके से चला जाएगा, दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल. ओके नाउ हमें इंसिडेंस एंगल को और इंक्रीज करना है. दिस इज द इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल और इंक्रीज होगा, तो रिफ्लेक्टेड एंगल इंक्रीज होने के बाद सपोज करो दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल, दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल. सो अगर इस सिचुएशन के बाद हम इंसिडेंस एंगल और इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, लाइट नॉर्मल से और दूर बेंड हो जाएगी. ओके लाइट नॉर्मल से और दूर बेंड हो जाएगी. तो इस डायग्राम को केयरफुली ऑब्जर्व करना. व्हेन द इंसिडेंस एंगल इज स्मॉल, दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल एंड लाइट मूव्स फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम. व्हेन इंसिडेंस एंगल, इफ वी इंक्रीज द इंसिडेंस एंगल, then again the refracted angle is also increasing and light is again moving from denser medium to rarer medium. When we further increase the incidence angle, okay, refracted angle is again increased and the value of refracted angle gets 90 degree. तो लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्टेड एंगल इस मीडियम के बीच में इस तरीके से मूव करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों मीडियम के बीच में. ओके इस तरीके से. अगर हम इंसिडेंस एंगल और इंक्रीज करते हैं तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी और इंक्रीज होना चाहिए. तो लाइट रे जो इस तरीके से बेंड होते हुए इधर आ गई थी, ये बेंड होकर और नीचे चली जाएगी. तो रिफ्लेक्टेड एंगल या रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से मूव कर जाएगा. सो इन दिस केस, इन द लास्ट केस, यू कैन सी द इंसिडेंस रे लाई ऑन द डेंसर मीडियम एंड रिफ्रैक्टेड रे also lie on the denser medium. In first three cases, the incident ray lie on the denser medium and refracted ray lie on the rarer medium. Third case में refracted जो ray है वो denser और rarer medium के बीच में आ रहा है. But in the last case, the refracted ray lie on the denser medium. It means for the last case,
okay, for this case you can't say that refraction is going over here, you can't say that refraction is occurring here, यहाँ पे refraction हो रहा है ये आप नहीं कह सकते, because refraction के लिए मीडियम चेंज होना ज़रूरी है, बट यहाँ तो मीडियम चेंज हो ही नहीं रहा है, ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट रे डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट होने के बाद भी लाइट रे डेंसर मीडियम है, सो वी विल नॉट यूज द वर्ड रिफ्रैक्शन, हेयर वी विल यूज द वर्ड रिफ्लेक्शन, ओके लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है बल्कि रिफ्लेक्ट हो रही है, ओके और इसी फिनोमिना को हम इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ओके इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर कोई ऐसे ही पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द इंटरनल रिफ्लेक्शन, सो यू कैन से इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना इन विच लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड आफ्टर अ क्रिटिकल एंगल, and then one question arises there, what is the critical angle, critical angle क्या होता है, this is the angle that is the critical angle, वो इंसिडेंस एंगल जिस एंगल पे रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का हो जाए उस इंसिडेंस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। आई रिपीट, दैट इंसिडेंस एंगल ऑन विच द रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल, क्योंकि इस एंगल के बाद आपकी जो रे है, जो इंसिडेंट रे है, वो लाइट को रिफ्रैक्ट नहीं करेगी बल्कि क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। इस क्रिटिकल एंगल को और हम अगर फर्दर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, दैट्स व्हाई दिस एंगल इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल, ओके। आई होप you got the information about the total internal reflection. Now we will use the same approach in the rainbow formation. Now we have already seen that what is the total internal reflection. Okay class, so जब रेन टाइम होता है, जब बरसात हो रही होती है, उस टाइम बहुत सारे रेन ड्रॉप इस तरीके से क्लाउड्स में होते हैं, ओके तो जब भी सन से आने वाली वाइट लाइट रेन ड्रॉप पे यहाँ पे फॉल होती है, बिकॉज दिस इज द रेयर मीडियम, दिस इज द डेंसर मीडियम, तो लाइट बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी, लाइट गेट बेंड, तो लाइट यहाँ पे फॉल होने के बाद बेंड होगी, यहाँ पे पहुँच गई। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद नाउ दिस इज द डेंसर मीडियम एंड दिस इज द रेयर मीडियम, तो यहाँ पे दो फिनोमिना हो सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। रिफ्लेक्शन क्यों हो सकता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन ऑन द बोर्ड साइड, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। तो हम उस फिनोमिना की बात कर रहे हैं कि जब रिफ्लेक्शन होगा, ओके मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हमेशा ही रिफ्लेक्शन होगा, बट किसी किसी केसेस में रिफ्लेक्शन होगा और किसी केसेस में रिफ्रैक्शन होगा। तो हम किस फिनोमिना की बात कर रहे हैं, जब रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये जो पैटर्न हमें मिला है, जो 7 डिफरेंट कलर का पैटर्न मिला है, ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, ओके अब यहाँ से लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद रिसीवर तक पहुँचेगी, यानी हमारे तक पहुँचेगी, ऑब्जर्वर तक पहुँचेगी, और हमें यहाँ पे 7 डिफरेंट कलर का पैटर्न दिखाई देगा, ओके आई होप आपको रेनबो फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे कौन कौन से फिनोमिना हो रहे हैं, देन यू विल से कि इन रेनबो फॉर्मेशन देयर आर बेसिकली 2 फिनोमिना इज इन्वॉल्व, फर्स्ट इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन इज द डिस्पर्जन, ओके कई बार क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई वी आर यूजिंग डिस्पर्जन वर्ड, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द रिफ्रैक्शन वर्ड, ओके तो इसका आंसर ये है कि रेनबो फॉर्मेशन में डिस्पर्जन हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, हम ये नहीं बोलेंगे कि रिफ्रैक्शन हो रहा है और इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, बिकॉज अगर रिफ्रैक्शन बोलते हैं तो रिफ्रैक्शन से सिर्फ हमें इतना आइडिया लगेगा कि लाइट बेंड हो रही है, बट डिस्पर्जन से हमें 2 आइडिया मिल रहे हैं, फर्स्ट आइडिया कि लाइट बेंड हो रही है एंड सेकंड लाइट डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रही है, लाइट डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो रही है। तो रेनबो में हमें डिफरेंट कलर्स मिल रहे हैं ना, दैट्स व्हाई डिस्पर्जन बोलना ज़्यादा क्लियर रहेगा, ओके तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द रेनबो फॉर्मेशन, यू विल से डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसका आंसर मैंने आपको मार्क भी करा दिया है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके नाउ क्लास वी हैव ऑलरेडी सीन कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो यहाँ पे लाइट की रिफ्रैक्शन और बेंडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ओके नाउ इफ यू विल टॉक अबाउट द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इट मीन्स ऐसा नहीं कि जितना डेंस अर्थ का एटमॉस्फेयर ग्राउंड पे है उतनी ही डेंसिटी अर्थ के एटमॉस्फेयर की टॉप लेवल पे है, यहाँ पे डेंसिटी कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, ओके इवन यू कैन से द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ
is greater at the lower side and lower at the upper side. लोअर साइड में डेंसिटी जो होगी अर्थ के एटमॉस्फेयर की वो ज़्यादा होगी और अपर साइड में कम होगी. ओके, यानी नीचे की तरफ डेंसिटी ज़्यादा, ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम मूव करेंगे डेंसिटी कम. ओके, नाउ सिमिलर वे में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ओके, तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि जो हॉट एयर होती है वो लाइटर होती है, ये ऊपर की तरफ मूव करती है. कोल्ड एयर जो होगी वो हेवी होती है, वो नीचे की तरफ मूव करती है. ओके, इसीलिए आपका यहाँ पे डेंसिटी वेरिएशन होगा और इसी डेंसिटी वेरिएशन की वजह से रिफ्रैक्शन में भी वेरिएशन होगा. ओके, इसी डेंसिटी वेरिएशन की वजह से. सो वन इंटरनल क्वेश्चन लिखो इसको पेज नंबर 194 पे. क्वेश्चन इज व्हाई द refractive index of air are different in different layer of atmosphere. The question is why the refractive index of air different in different layer of atmosphere. Okay, वीडियो को पॉज करके मेरे क्वेश्चन को वापस से सुन के इसको लिख लेना पेज नंबर 194 पे. The answer of this question is given on topic atmospheric refraction. Atmospheric refraction topic पे आप ऊपर से थर्ड लाइन पे आओ. The air just above the fire become hotter than the air further up. The hotter air lighter, less dense than the cooler air above it, and hence the refractive index slightly less than that of cooler air. Okay. तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया. इस आंसर को मार्क कर देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है. नाउ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर हैविंग एयर लेयर्स ऑफ द वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एग्जाम्पल्स की बात करें कि भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है. The twinkling of stars are due to the atmospheric refraction. The advanced sunrise and delay sunset, this phenomena is also due to the atmospheric refraction. तो हम इन phenomena को हम डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं. Now the topic is twinkling of stars. Stars की twinkling क्यों होती है? Okay. Now if the question arises that why the twinkling of stars is going here, so you will say that due to the atmospheric refraction the twinkling of stars is occurring here. Okay, twinkling of stars क्यों हो रहा है? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो आपको सिर्फ इतना ही आंसर लिखना है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये फिनोमिना हो रहा है. ओके, सो कम टू द पेज नंबर 194. यही टॉपिक आपको पेज नंबर 194 पे गिवन है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स करके. ओके, नाउ the planets are closer to the earth, are seen as the extended source of the light. Therefore the total amount of light entering our eyes from all the individual point source will nullify the twinkling effect. Okay, now we will discuss the twinkling of stars in detail. Don't worry, we will move to the board side. Now class, we will discuss here the twinkling of stars. Now suppose this is the earth, this is the atmosphere of the earth. ओके क्लास, स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने अर्थ की एटमॉस्फेयर इतनी वाइड क्यों ले ली है. बिकॉज हमें यहाँ पे रिफ्रैक्शन शो करना है, इसलिए मैंने इस पार्ट को थोड़ा ज़्यादा शो किया है. ओके, अदरवाइज इतनी ब्रॉड नहीं है अर्थ की एटमॉस्फेयर. नाउ suppose this is a star, okay, and you are somewhere here. Now suppose if light is coming from the star to the earth, light star से अर्थ की तरफ आ रही है. okay, so in space there is a vacuum. यहाँ तो वैक्यूम है तो लाइट की कोई बेंडिंग होगी ही नहीं. बट जैसे ही स्पेस से होते हुए लाइट यहाँ पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो यहाँ पे आपका बेंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके एयर पार्टिकल प्रेजेंट है. ओके, तो जैसे ही लाइट यहाँ पे एंटर करेगी तो लाइट बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी.
इस तरीके से। ओके, लाइट बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी और वो इस तरीके से यहाँ पहुँच जाएगी। सपोज यू आर हियर, आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आपको ये स्टार जो कि यहाँ पे था, ये स्टार आपको यहाँ पे कहीं दिखाई देगा। ओके, बिकॉज वी ऑलरेडी नो लाइट रेज हमारी आइज में जिस डायरेक्शन से एंटर करेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज हमारी आइज में जिस डायरेक्शन से एंटर करेगी, हमें वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में दिखाई देगा, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो। ओके, तो यहाँ स्टार से आने वाली लाइट रेज हमारी आइज में इस डायरेक्शन से एंटर कर रही है, इट मीन्स इस डायरेक्शन से एंटर कर रही है, तो हमें ये स्टार यहाँ दिखाई देगा। ओके, नाउ द सेकंड थिंग, आप ये मत सोच रहे कि सर इतना वेरिएशन, नहीं, इतना वेरिएशन नहीं होता है। ओके, बिकॉज यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं बहुत ही कम एंगल में चेंजेस आते हैं, बट यहाँ पे वेरिएशन ने ज़्यादा इसलिए शो किया है ताकि आपको दिखाई दे कि दो अलग अलग पोजीशन है यहाँ पे। ओके, दिस इज नॉन एज द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार एंड दिस इज द रियल पोजीशन। ओके, नाउ अब हो क्या रहा है बच्चों कि यहाँ पे हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये सैचुरेट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इस एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल कांस्टेंट है, कोई वेरिएशन ही नहीं आ रहा, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो एयर पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है ये भी कंटिन्यूसली मूव कर रहा होगा या फिर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा। तो इसी चेंज की वजह से आपको जो स्टार की पोजीशन है, जो अपेरेंट पोजीशन है, वो फिक्स एक जगह पे दिखाई नहीं देगी, बल्कि हल्का सा वेरी होता हुआ दिखाई देगा। ओके, और इसी फिनोमिना की वजह से, ड्यू टू द सेम फिनोमिना, आपको कई बार स्टार थोड़ा ब्राइट नजर आएगा, कभी फेंट नजर आएगा, कभी बहुत ज्यादा ग्लो करता हुआ दिखाई देगा, कभी उसकी लाइटिंग थोड़ी सी कम होगी। इसी की वजह से हमें स्टार ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। नाउ वी विल मूव टू द डीजी साइड। नाउ वन क्वेश्चन अराइजेस कि स्टार तो हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, बट प्लैनेट्स जो होते हैं वो ट्विंकल होते हुए नहीं दिखाई देते। द रीज़न इज दैट स्टार प्लैनेट्स के कंपेयर में बहुत दूर है। ओके, बहुत बहुत ज़्यादा दूर। ओके, तो वहाँ से अगर थोड़ी सी भी लाइट की बेंडिंग होगी तो हमारे तक पहुँचते पहुँचते उस बेंडिंग की वजह से स्टार की पोजीशन में माइनर सा वेरिएशन हो जाएगा। आई रिपीट, अगर इतने दूर वाली पोजीशन से कोई अगर लाइट रे हमारे पास आ रही है और वहाँ पे से लाइट थोड़ी सी भी अगर बेंड हो रही है बहुत ही कम एंगल में, तब भी उस माइन्यूट बेंडिंग की वजह से भी जो स्टार की पोजीशन में थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा। बट प्लैनेट्स स्टार के कंपेयर में हमारे अर्थ से बहुत पास में है, तो यहाँ पे अगर लाइट की बेंडिंग होगी तो उसकी वजह से प्लैनेट की पोजीशन में कोई खास चेंजेस नहीं आएगा। एंड द सेकेंड थिंग, प्लैनेट बहुत पास में है अर्थ के, तो प्लैनेट की साइज भी स्टार के कंपेयर में हमें बड़ी दिखाई देगी। तो अगर माइन्यूट सा पोजीशन में चेंज अगर आता भी है, सपोज करो दिस इज द प्लैनेट, अगर माइन्यूट सा चेंज आता भी है तो ये हल्का सा चेंज कितना होगा, इतना, हमें पता भी नहीं पड़ेगा कि प्लैनेट की पोजीशन में कोई चेंजेस आए। एक डॉट को अगर हम 1 mm शिफ्ट करते हैं, एक डॉट की बात कर रहा हूँ, अगर एक डॉट की पोजीशन 1 mm शिफ्ट होती है तो वो 1 mm की पोजीशन शिफ्टिंग हमें ऑब्जर्व हो जाएगी, हमें समझ में आ जाएगा कि एक सिंगल डॉट 1 mm शिफ्ट हुआ है। बट अगर एक फुटबॉल की बात की जाए, अगर फुटबॉल अगर 1 mm शिफ्ट हो रहा है तो उसकी पोजीशन में शिफ्टिंग हमें मालूम नहीं पड़ेगी ना। ये वाला जो टॉपिक लिया था या फिर ये जो फुटबॉल और डॉट का मैंने एग्जाम्पल लिया है सिर्फ समझाने के लिए लिया है। ओके, अब आप ये मत सोचना है कि सर प्लैनेट को हम फुटबॉल मान लेते हैं और स्टार को हम डॉट मान लेते हैं। प्लैनेट स्टार के कंपेयर में हमारे से बहुत पास में है, सो हम स्टार को डॉट इस कंसीडर मान सकते हैं कि वो बहुत दूर है तो वो डॉट की तरह नजर आएगा, और प्लैनेट उस स्टार से हमारे बहुत पास है तो हम उसको फुटबॉल या फिर बड़ा सा डॉट मान सकते हैं। ओके, बड़ा डॉट मान सकते हो आप, बट फिर भी आपको प्लैनेट्स भी आपको डॉट की फॉर्म में नजर आएगा। ओके, अगर हम जैसे ऑब्जर्व करते हैं तो प्लैनेट भी हमें डॉट की फॉर्म में नजर आता है, बट प्लैनेट स्टार कंपेयर में बहुत पास में हमारे, इसीलिए प्लैनेट्स में ट्विंकलिंग हमें दिखाई नहीं देती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, advanced sunrise and delay sunset. Now students, due to the atmospheric refraction one another phenomena is occurred, that is the advanced sunrise and delay sunset. जो सनराइज होता है वो एडवांस हो जाता है और सनसेट जब होता है वो थोड़ा लेट होता है। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। The sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and 2 minutes after the sunset because of the atmospheric refraction. जो सन हमें दिखाई देता है
वो सनराइज से 2 मिनट पहले ही दिखाई दे जाता है और सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक हमें दिखाई देता रहता है। ड्यू टू विच फैक्टर? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये क्यों हो रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। आप इस डायग्राम को देखो, सपोज दिस इज द एक्चुअल पोजिशन ऑफ द सन। ओके, आप यहां पर हैं तो लाइट फ्रॉम द सन इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन। जैसे ही सन रेज आपके एटमॉस्फेयर में एंटर होगी तो यहाँ से लाइट की बेंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, तो लाइट बेंड होकर आप तक पहुँच गई। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता, ओके, अगर हम इस एटमॉस्फेयर को कंसीडर नहीं करते, एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो लाइट रे यहाँ से आके स्ट्रेट निकल जाती। यू कैन सी लाइट रे आती और स्ट्रेट निकल जाती, आप तक पहुँचती ही नहीं। लाइट रे आपके पास क्यों पहुँच रही है? इस एटमॉस्फेयर की वजह से। ओके, तो लाइट रे जैसे ही एटमॉस्फेयर एंटर होगी तो लाइट की बेंडिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके पास इस तरीके से हो जाएगी। अब लाइट रे फाइनली आपकी आइज में जिस डायरेक्शन से एंटर हो रही है, हमें सन भी या ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में दिखाई देगा। तो लाइट रे फाइनली आपकी आइज में इस डायरेक्शन से एंटर हो रही है, इसलिए सन हमें यहाँ दिखाई देगा। इट मीन्स द एक्चुअल पोजिशन ऑफ द सन इज दिस वन, बट द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द सन इज दिस वन। यानी अभी देखा जाए तो सन एक्चुअली में राइज नहीं हुआ है, सन अभी हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे ही है, बट फिर भी हमें सन ऊपर दिखाई दे रहा है। इसलिए कहा जाता है कि सनराइज जो होता है वो एडवांस में ही हो जाता है और ये टाइम कितना होता है? 2 मिनट्स का। इसी का रिवर्स फिनोमिना सनसेट के लिए भी आप यूज कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज करो सन की एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर है। ओके, लाइट रेज आपके पास आ रही है, ओके, या फिर सन की एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर है, लाइट रे आपके पास आ रही है, तो लाइट रेज की वजह से जब जैसे एटमॉस्फेयर आएगा, एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन की वजह से सन थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा। इट मीन्स सन अगर पूरा सेट हो चुका हो, सपोज करो सन यहाँ पे पहुंच चुका है, सनसेट ऑलरेडी हो चुका है, बट फिर भी इस सनसेट होने के बाद भी इस एटमॉस्फेयर की वजह से ये सन हमें यहाँ दिखाई देगा। ओके, सनसेट ऑलरेडी हो चुका है, बट फिर भी इस एटमॉस्फेयर की वजह से एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फिनोमेना होगा जिसकी वजह से सन हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, तो ये टाइम वेरिएशन कितना आता है? 2 मिनट्स का। सो you can see this topic on page number 195 and this diagram is already given on page number 195 also. Okay, इसकी complete theory इस पेज पे आपके given है। Okay, now the sun apparent flattering of the sun's disk at the sunrise and sunset is also due to the atmospheric refraction. sun जो है सनराइज और सनसेट के टाइम में थोड़ा सा फ्लैट नजर आता है। ओके, थोड़ा सा उसकी जो शेप होती है वो सर्कुलर ना दिखाई देके थोड़ी सी इलिप्टिकल दिखाई देती है। ये भी क्यों हो रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, नाउ द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट passes through the true solution is not visible. However, its path becomes visible through a colloidal solution where the size of the particle is relatively larger. Okay, जो लाइट का पाथ होता है, सपोज आपने एक ग्लास लिया, ओके, ग्लास में आपने कोई सा भी लिक्विड ऐड कर दिया, कोई सा वाटर ले लिया आपने। ओके, अब आपने क्या किया बच्चों, उस ग्लास के थ्रू एक वाइट लाइट को पास कर रहे हैं, आपको लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। ओके, बट जैसे हमने उस वाटर में कोई सॉल्यूशन, कोई मिक्सचर ऐड किया, अब आप उसके ऊपर से व्हाइट लाइट फॉल कराओ यहाँ से, सपोज दिस इज द ग्लास, आपने व्हाइट लाइट यहाँ से फॉल कराई, जैसे लाइट जाएगी तो यहाँ पे इस लाइट का पाथ आपको विजिबल हो जाएगा। लाइट का पाथ विजिबल क्यों हो रहा है यहाँ पे? ड्यू टू द स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग क्या होती है? ओके, जब भी लाइट किसी एक मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है तो उस मीडियम में प्रेजेंट बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स की वजह से, जिसको हम कोलाइडल पार्टिकल्स ही बोलते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं, इन कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से लाइट की जो बीम्स होती हैं, लाइट की जो रेज होती हैं, वो हिट करके रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। ओके, तो जब वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाती है तो उसका कुछ पार्ट हमारी आइज में एंटर होता है, जिसकी वजह से हमें लाइट का पाथ दिखाई देता है। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, जब तक लाइट रेज हमारी आइज में एंटर नहीं करेंगी हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा या लाइट दिखाई नहीं देगी। सिमिलरली अगर सपोज दिस इज द टॉर्च, लाइट रे इस टॉर्च से इस डायरेक्शन में जा रही है, ओके, और सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, तो लाइट रे इस ऑब्जेक्ट को हिट करके मेरी आइज में आएगी,
तो मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। बट सपोज करो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज बहुत छोटी, बिल्कुल माइन्यूट साइज का ऑब्जेक्ट है। ओके, लाइट रे स्ट्रेट गई और लाइट रे का कुछ पार्ट उस माइन्यूट साइज के ऑब्जेक्ट को हिट करके, जिसको मैं कोलाइडल पार्टिकल भी बोल सकता हूँ, उसको हिट करके जब मेरी आइज में जाएगा तो मुझे वो छोटा सा कोलाइडल पार्टिकल दिखाई देगा। अब वो पार्टिकल इतना छोटा होता है कि मुझे पार्टिकल की जगह सिर्फ लाइट दिखाई देगी। वो पार्टिकल इतना छोटा होता है कि मुझे पार्टिकल की साइज दिखाई नहीं देगी, बट उसकी जगह सिर्फ वो लाइट दिखाई देगा। ओके, तो मुझे लगेगा कि मुझे लाइट का पूरा पाथ दिखाई दे रहा है। ओके, इस तरीके से बहुत सारी लाइट कोलाइडल पार्टिकल को हिट करने के बाद मेरी आइज में एंटर करेंगी, जिसकी वजह से मुझे उस लाइट का पाथ दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग में क्या हो रहा है, लाइट रे ट्रेवल कर रही है एंड ड्यू टू द कोलाइडल पार्टिकल लाइट गेट रिफ्लेक्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइट गेट चेंज एंड इट एंटर्स इन आवर आइज। और जैसे ही वो हमारी आइज में एंटर करती है तो हमें लाइट का पाथ दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। ओके, आपने नोटिस किया होगा कि रेनी टाइम में, रेनी सीजन में जब हम गाड़ी की हेडलाइट के आगे, ओके, जब वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है तो आपको उस हेडलाइट का पूरा पाथ दिखाई देता है। जो लाइट की बीम होती है, जो हेडलाइट से निकल रही होती है, उसका पूरा पाथ दिखाई देता है। ये भी क्यों हो रहा है, स्कैटरिंग की वजह से। ओके, और वहीं अगर वाटर की ड्रॉपलेट अगर वहाँ प्रेजेंट नहीं है तो आपको लाइट का पाथ उतना क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो लाइट का पाथ हमें क्यों दिखाई दे रहा है बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। नाउ इसी स्कैटरिंग की वजह से आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, टिंडल इफेक्ट, विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 195 11.6.1. Okay, the question is what is Tyndall effect? Please write down the question on page number 195 on the topic Tyndall effect. Question is what is Tyndall effect? The answer of this question is given on Tyndall effect topic. The line number is 1 2 3 4 5, fifth line. टिंडल इफेक्ट टॉपिक में ऊपर से फिफ्थ लाइन में इसका आंसर गिवन है। द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल गिव द टिंडल इफेक्ट। ओके, वो फिनोमिना जिसमें कोलाइडल पार्टिकल की वजह से लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, लाइट फैल रहा है, उसी फिनोमिना को हम यहाँ पे टिंडल इफेक्ट बोलने वाले हैं। ओके, आई होप यू गॉट द आंसर। ओके, नाउ why is the color of the clear sky is blue? This topic is given on next page. Okay, first of all write down one more internal question which is given on page number 195. The question is on which parameter the color of scattered light depends? Write down the question, on which parameter the color of scattered light depends. जो लाइट स्कैटर्ड हो रही है वो किस कलर की होगी, वो किस फिनोमिना पे या फिर किस चीज पे बेस्ड है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन ऑन द लास्ट थर्ड लाइन। ओके, आंसर इज द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्जर इनफ देन द स्कैटर्ड लाइट मे इवन अपीयर वाइट। ओके, इट मीन्स यू कैन से द लाइट, द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल। ओके, सपोज करो अगर हम बात करें कि यहाँ पे कौन कौन सी लाइट हमारे पास व्हाइट लाइट में प्रेजेंट होती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अगर हम वॉयलेट की बात करें, ओके, इट इज द मोस्ट स्कैटर्ड लाइट। अगर हम रेड कलर की लाइट की बात करें, इट इज द लीस्ट स्कैटर्ड। इट मीन्स वॉयलेट सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होगा, सबसे पहले फैल जाएगा, और रेड सबसे लास्ट में स्कैटर्ड होगा, यानी इसके स्कैटर्ड होने की टेंडेंसी बहुत कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेड कलर की लाइट स्कैटर्ड ही नहीं होगी, बट वॉयलेट के कंपेयर में कम होगी। ओके, तो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड कौन होगा, वॉयलेट, और सबसे कम स्कैटर्ड कौन होगा, रेड। अगर पार्टिकल की साइज हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, अगर पार्टिकल बहुत माइन्यूट साइज का है तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी वॉयलेट के स्कैटर्ड होने की होगी। लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल की साइज इंक्रीज हो रही है जिससे लाइट स्कैटर्ड हो रही है, तो यहाँ पे वॉयलेट के बाद इंडिगो भी स्कैटर्ड हो सकता है, फिर ब्लू भी स्कैटर्ड हो सकता है, ग्रीन, येलो, इस तरीके से लाइट की स्कैटर्ड होने की टेंडेंसी चेंज होती रहेगी। लेकिन कब, जब हम पार्टिकल की साइज बड़ी कर दें। और अगर पार्टिकल बिल्कुल ही बड़े साइज का ले लें, ओके, तो यहाँ पे रेड कलर की भी लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी। इट मीन्स सारी की सारी लाइट स्कैटर्ड हो रही है। अगर पार्टिकल की साइज हमने बड़ी ले ली तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड सारी की सारी लाइट स्कैटर्ड होगी। और जब सारी लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी तो हमारे पास सारी लाइट पहुंचेगी,
यानी हमारे को वापस से कौन सा कलर दिखाई देगा, व्हाइट लाइट। क्यों? क्योंकि जब रिकॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर ऑफ लाइट होती है तो हमें वापस से व्हाइट लाइट दिखाई देगा। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू। Now you can see one more example of the, you can see one more observation of the Tyndall effect. Okay, the phenomena of scattering of light by the collider particle give rise to the Tyndall effect. We have already studied. The color of the scattered light depend on the size of the scattering particle. Okay, इस टाइप से आपने ये फॉरेस्ट में या फिर डीप फॉरेस्ट में इस टाइप का ऑब्जर्वेशन आपने किया होगा कि लाइट की बीम्स आपको दिखाई देती हैं। ओके, ऐसा कब किसकी वजह से होता है? ओनली ड्यू टू द टिंडल इफेक्ट। ओके, now scattering of light, generally the anger sign or you can say the danger sign are made in red color. danger sign जो होता है वो red color का बनाया जाता है due to the same phenomena. The phenomena is what? red color is that type of light which is scattered less, बहुत ही कम scattered होती है। ओके, बाकी कलर की लाइट जो होती हैं वो बहुत जल्दी scattered हो जाती है। इट मीन्स अगर मेरे पास एक रेड कलर का एक टॉर्च है जिसमें से रेड लाइट एमिट हो रही है और एक टॉर्च है जिससे ब्लू लाइट एमिट हो रही है, तो रेड कलर की लाइट लॉन्गेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। आई एम यूजिंग द वर्ड स्ट्रेट डिस्टेंस। रेड कलर की लाइट लॉन्गेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बिकॉज वो ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं होती है। बट इन कंपेरिजन टू द रेड कलर लाइट, जो ब्लू कलर की लाइट होगी वो इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वो स्कैटर्ड हो जाएगी। जो रास्ते में जो छोटे पार्टिकल्स आएंगे, ओनली ड्यू टू दैट पार्टिकल द लाइट ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड, बट द टेंडेंसी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर लाइट इज वेरी लेस। ओके, इसीलिए जो डेंजर सिग्नल बनाए जाते हैं वो जनरली रेड कलर के बनाए जाते हैं ताकि वो सिग्नल से आने वाली लाइट ऑब्जर्वर को दूर से ही दिखाई दे जाए। अगर हम ब्लू कलर की लाइट या फिर येलो कलर की लाइट यूज करेंगे तो उस सिग्नल की जो लाइट हमारे तक पहुंचेगी उससे पहले वो स्कैटर्ड होकर इधर उधर चली जाएगी। That's why we use the red color for the danger signal. Now the color of the sky appears blue on the clear day. Now sky का कलर ब्लू क्यों नजर आता है? ओके, now अगर हम अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर की थिकनेस की बात करें, हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसकी अगर हम थिकनेस की बात करें तो सन से आने वाली वाइट लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड होती है तो उसके अंदर जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से सारी लाइट स्कैटर्ड होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड कौन होगा? वॉयलेट। वॉयलेट स्कैटर्ड हो गया। ओके, बेसिकली हम वॉयलेट और इंडिगो की बात करें तो वॉयलेट और इंडिगो कलर हमारी आइज़ के लिए थोड़ा लेस सेंसिटिव है। ओके, तो वॉयलेट स्कैटर्ड हो गया, इंडिगो भी स्कैटर्ड हो गया। देन आफ्टर किसका नंबर आता है? आपके ब्लू कलर की लाइट का। तो जैसे ही ब्लू कलर की लाइट स्कैटर्ड होती है तो हमारे पास कौन सी लाइट फाइनली पहुंच रही है? ब्लू कलर की लाइट। हमारे एटमॉस्फेयर की थिकनेस की वजह से हमारे पास ब्लू कलर की लाइट स्कैटर्ड होकर पहुंच रही है। ओके, आपके पास ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर की लाइट स्कैटर्ड होने का टाइम ही नहीं मिल पाया। ओके, उससे पहले आपकी लाइट रेज आपकी आइज तक पहुंच गई। यानी जब तक लाइट रेज आपकी आइज तक पहुंच रही है तब तक सिर्फ ब्लू कलर की लाइट ही स्कैटर्ड हो पा रही है, बाकी कलर की लाइट उतनी स्कैटर्ड नहीं हो पाई। इसीलिए हमें स्काई का कलर ब्लू नज़र आता है। अगर हम किसी और प्लेनेट की बात करें जहाँ के एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर अलग हो, वहाँ पे एटमॉस्फेयर की थिकनेस अलग हो, वहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स की साइज अलग हो, ओके, बिल्कुल डिफरेंट हो, इवन बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हो, तो इट मे बी कि वहाँ पे स्काई का कलर पूरे टाइम ऑरेंज नज़र आए या फिर रेड नज़र आए, इट मे बी। ओके, बट हमारे अर्थ में जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है उसकी थिकनेस की बनावट ऐसी है कि हमारे पास जो लाइट पहुंचती है वो लास्ट में ब्लू कलर की लाइट स्कैटर्ड होकर हमारे आइज तक पहुंचती है। ओके, जो मैं स्ट्रेट स्काई की बात कर रहा हूँ, मतलब सन से आने वाली जो लाइट रे हमारे पास पहुंच रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। कभी कभी हमें सन या फिर कभी कभी हमें स्काई और सन रेड कलर का भी नजर आता है, ऑरेंज कलर का भी नजर आता है। क्यों आता है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू ऑन द क्लियर डे। The appearance of the sky to the astronaut in the space. Okay, now एस्ट्रोनॉट को स्काई किस कलर का नजर आएगा? एस्ट्रोनॉट की बात की जाए
तो कॉमन सी बात है, एस्ट्रोनॉट स्पेस में है तो वहाँ पे तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, यानी वहाँ पे स्कैटरिंग फिनोमिना हो ही नहीं रहा है। तो वहाँ पे जब स्कैटरिंग फिनोमिना नहीं हो रहा है तो एस्ट्रोनॉट के पास कोई लाइट स्कैटर्ड होकर नहीं पहुँचेगी, उसको वाइट लाइट ही दिखाई देगी। ओके, लेकिन अगर कोई लाइट स्ट्रेट उसी के पास आ रही है, ओके, सपोज करो दिस इज द एस्ट्रोनॉट, लाइट स्ट्रेट इसके पास आ रही है तो इसको व्हाइट लाइट दिखाई देगी। ओके, एंड सपोज दिस इज द एस्ट्रोनॉट, लाइट ऐसे जा रही है तो इसको कोई सा भी कलर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे तो स्कैटरिंग हो ही नहीं रही है। आई रिपीट, अगर ये एक एस्ट्रोनॉट है, लाइट रे इसके पास स्ट्रेट पहुँच रही है तो इसको ये व्हाइट लाइट दिखाई देगी। बट लाइट रे अगर स्ट्रेट ऐसे निकल रही है, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस है, यहाँ पे तो वैक्यूम है, यहाँ पे तो कोई एयर पार्टिकल है ही नहीं, तो यहाँ पे स्कैटरिंग होगी ही नहीं, तो लाइट रे स्ट्रेट जा रही होगी तो इस एस्ट्रोनॉट को कोई सा भी कलर दिखाई नहीं देगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट, वाई द क्लाउड अपीयर वाइट, क्लाउड क्यों व्हाइट कलर के नजर आते हैं? जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ये कहा जाए कि ये ऑब्जेक्ट व्हाइट क्यों नजर आ रहा है, देन यू विल से कि वहाँ पे जो भी कलर्स ऑफ लाइट है वो 7 की 7 डिफरेंट कलर की लाइट हमारी आइज में एंटर हो रही है, इसीलिए हमें ये चीज़ व्हाइट नजर आ रही है। सेम आंसर यू विल पेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन कि क्लाउड हमें व्हाइट क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ पे लाइट हमारे को मिल रही है, क्लाउड से आने वाली लाइट जो हमें मिल रही है वो 7 की 7 डिफरेंट कलर की लाइट हमारे आइज में पहुँच रही है। दैट्स वाई द क्लाउड्स अपीयर व्हाइट। You can write down the internal question for this topic. Okay, question is, why is the color of the sky is blue? Okay, the answer of this question is given on page number 196, line number 1 2 3 4 5, fifth line from the top. When sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color, who is having the shorter wavelength, more strongly than the red color. Okay, the scattered blue light enter in our eyes, that's why we see the blue color of the sky. Okay, तो यहाँ पे when sunlight से लेकर our eyes तक इसका आंसर हो जाएगा। आपका टिक कर लेना बच्चों, आई होप आपको ये आंसर मिल गया होगा। ओके, अगेन द क्वेश्चन फॉर द सेम टॉपिक, why sky appear dark to passenger flying at very high altitude? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सेम पैराग्राफ, लास्ट थर्ड लाइन, स्काई द स्काई अपीयर डार्क टू द पैसेंजर। आई होप मिल गया होगा। सेम पैराग्राफ, ऊपर का फर्स्ट पैराग्राफ, लास्ट थर्ड लाइन, द स्काई अपीयर्स डार्क टू द पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड एज स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट, क्योंकि इस हाइट पे कोई स्कैटरिंग नहीं होती है, इसीलिए हमें सब चीजें डार्क नजर आएंगी। ओके, नाउ द क्वेश्चन, वन मोर इंटरनल क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक, why danger signal are of red color? Danger signal red color के क्यों होते हैं? Come to the second paragraph of this topic, second paragraph, second line, the red is least scattered, that's why we made the danger signal of the red color. अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आता है तो रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड लाइट इतना लिख दोगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, इससे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, the color of the sun at sunrise and sunset. Okay, at sunrise and sunset the light of longer wavelength reach our eye, this is why the sun appear red in the color. जब सनराइज होता है और सनसेट होता है तो उस टाइम में जो लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट होती है वो हमारी आइज तक पहुंच पाती है, इसीलिए हमें रेड कलर का सन और उसके आसपास का क्लाउड दिखाई देता है। नाउ स्टूडेंट्स, सपोज द सन इज एट दिस पोजीशन, सन अभी इस पोजीशन पर है। ओके, एंड दिस इज द ब्लू लाइन इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो ब्लू कलर की लाइन है ये एटमॉस्फेयर की आउटर बाउंड्री को शो कर रहा है, एंड दिस इज द अर्थ। यू कैन सी हियर इफ सन इज एट दिस पोजिशन, जब सन की यहां पे पोजिशन है, द लाइट हैव टू ट्रेवल दिस मच ऑफ डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर। लाइट को इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, ओके, यहां से लेकर यहां तक। बट जब सन इस पोजिशन पर है, इस पोजिशन की बात कर रहा हूं, तो लाइट को सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी। यू कैन सी ओनली द शॉर्ट डिस्टेंस। ओके, इट मीन्स यू कैन से एट द सनराइज और एट द सनसेट,
जब सनराइज हो रहा है और सनसेट हो रहा है उस टाइम पे लाइट एटमॉस्फेयर में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ओके। बट अदर टाइम पे लाइट की जो डिस्टेंस है जो कि वो एटमॉस्फेयर में कवर कर रही है वो बहुत शॉर्ट है। अब हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि लाइट एटमॉस्फेयर में जितना ट्रेवल करेगा तो सबसे पहले वॉयलेट स्कैटर्ड होगा, उसके बाद फिर इंडिगो स्कैटर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वॉयलेट स्कैटर्ड होना बंद होगा तब इंडिगो का नंबर आएगा, नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसकी रहेगी, वॉयलेट की। वॉयलेट सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होगा, ओके, इंडिगो थोड़ा कम। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस पे हम आगे मूव करते रहेंगे इंडिगो का भी स्कैटरिंग ज़्यादा होने लग जाएगी। फिर उसी तरीके से फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और लास्ट में आते आते अगर डिस्टेंस लाइट ने बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर लिया है एटमॉस्फेयर में तो रेड कलर की लाइट भी स्कैटर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, ओके। तो इस टाइम पीरियड पे जब सन यहाँ पर है तो उस टाइम में अर्थ के एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल्स, और आप ये कह सकते हैं वाटर में एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से स्कैटरिंग भी ज़्यादा होगी, और दूसरा रीजन ये डिस्टेंस भी ज़्यादा है, ओके। अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है जिसकी वजह से भी स्कैटरिंग ज़्यादा हो रही है। तो जो लीस्ट स्कैटर्ड लाइट थी जिसको हम रेड कलर की लाइट बोल रहे थे वो भी यहाँ पे स्कैटर्ड होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर अगर यहाँ पर है तो उसको सन से आने वाली जो 7 डिफरेंट कलर की लाइट है उसमें से मैक्सिमम रेड कलर की लाइट ही पहुंच पाती है। बाकी जो पार्ट है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये स्कैटर्ड होके लैप्स हो चुका है। उसके पास कौन सी कलर की लाइट पहुंच रही है, रेड कलर की लाइट। इसीलिए इसको सनराइज के टाइम में ऑब्जर्वर को ये सन रेड कलर का दिखाई देता है। द सेम आंसर फॉर द सनसेट ऑल्सो, यही आंसर आपको सनसेट के लिए भी लिखना है कि जब सन यहाँ पर होगा तब भी जो रेड कलर की लाइट होगी वो ऑब्जर्वर तक पहुंच पाएगी और बाकी कलर की जो लाइट है वो स्कैटर्ड हो चुकी होगी, वो लैप्स हो चुकी होगी आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ओके। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द एक्टिविटी 11.3, ओके। इस एक्टिविटी को आप एक बार रीड करना। बेसिकली इस एक्टिविटी में हमें यह समझाया गया है कि किस तरीके से कोलाइडल पार्टिकल्स के सॉल्यूशन में से अगर हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो उस व्हाइट लाइट का कलर आपको डिफरेंट एंड पे कुछ और मिलेगा, एंड इवन जब व्हाइट लाइट कोलाइडल सॉल्यूशन से होते हुए निकलेगी तो आपको कोलाइडल पार्टिकल का जो सॉल्यूशन होगा उसका भी आपको एक उसके अंदर से भी व्हाइट लाइट का आपको एक पाथ नजर आएगा, ओके। तो इस एक्टिविटी को आप एक बार रीड करना। अगर इस एक्टिविटी से रिलेटेड कोई डाउट हो यू मे आस्क द डाउट इन द डाउट सेशन, ओके। नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड from my side. If you have any doubt, if you have any doubt, you may ask your doubt on the doubt session and try to attempt all the in-text question of this chapter. Do exercise question and answer and do extra question also. जितनी ज़्यादा practice करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए benefit रहेगा. Till then, students, be happy. Bye.